Dear learner, welcome to Learning for All. मैं सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर कम कोर्स कोऑर्डिनेटर, स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, अमर ज्योति स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आइए आज हम जानते हैं अधिगम अक्षमता के प्रकार एवं उनकी शैक्षिक आवश्यकताएं। यानी कि जो अधिगम अक्षमता से ग्रसित बच्चे होते हैं, उनकी शैक्षिक आवश्यकताएं क्या होती हैं और अधिगम अक्षमता के प्रकार क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये पार्ट थर्ड है लर्निंग डिसेबिलिटी का। इससे पहले मेरे द्वारा अधिगम अक्षमता के यानी कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी के पार्ट वन एंड पार्ट टू वीडियो बना दिए गए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उन्हें आप जरूर देखें। और फिर ये तीसरा पार्ट, तो चलिए आज हम जानते हैं इस तीसरे पार्ट में अधिगम अक्षमता के प्रकार एवं शैक्षिक आवश्यकताएं। सबसे पहले हम जानते हैं अधिगम अक्षमता के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें सबसे पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जिसमें डिस का अर्थ कार्य की कमी एवं लेक्सिया का अर्थ शब्दों के साथ कार्य में कमी, अर्थात डिसलेक्सिया का अर्थ हुआ व्यक्ति में वह पठन कमी जो किसी विशिष्ट अधिगम अक्षमता को दर्शाता है। अर्थात पढ़ने की अक्षमता से तात्पर्य जीवन पर्यंत मौखिक एवं लिखित भाषा कौशल के विकास में कमी होती है। यानी कि डिसलेक्सिया का अर्थ क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा बच्चा जिसमें उसे पढ़ने से संबंधित समस्या हो। तो जब पठन विकार या पठन से संबंधित या रीडिंग प्रॉब्लम होती है तो उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। इसमें सभी बच्चों में एक जैसा लक्षण नहीं दिखता है, यह भी बच्चों में विभिन्न कमियों के रूप में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो उसके अनुसार भी ये अलग अलग तरीके से बच्चों में दिखता है। इसके अंतर्गत जानते हैं कि जैसे अक्षरों को ना पहचान पाना, यानी कि डोंट आइडेंटिफाई ऑफ लेटर, यानी कि जो अक्षर होते हैं जैसे कि का खा गा घा या इंग्लिश में ए बी सी डी, तो उनको नहीं पहचान पाते या उनको उनमें हमेशा भ्रम में रहते हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध रूप से पढ़ना, रीडिंग इनएक्यूरेटली, यानी कि जो पढ़ते हैं जब किसी चीज को उसको सही तरीके से नहीं पढ़ पाते, यानी कि पठन विकार होता है इनमें। नेक्स्ट है सही रूप में अर्थ के साथ ना समझना, किसी भी चीज को सीधी सी बात है जब लेटर नहीं समझेगा तो उसके वर्ड को कैसे समझेगा और फिर उसको जो मीनिंग है उसका उसे कैसे समझ पाएगा, क्योंकि मीनिंग को समझने के लिए हमें उसके बैकग्राउंड को भी जानना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है सही उच्चारण को व्यक्त ना कर पाना, लिखे हुए शब्दों को भी बोलने में इन्हें समस्या होती है। नेक्स्ट है जटिल भाषा कौशल के प्रयोग में जैसे व्याकरण आदि में समस्या, क्योंकि व्याकरण संज्ञा सर्वनाम विशेषण मान लीजिए उसका उपयोग करते हैं जब पढ़ते हैं किसी चीज को या बोलते हैं, तो वो कब कहाँ पर कैसे करना है इनको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है किताब को पढ़ने में रुचि न दिखाना, डू नॉट शो इंटरेस्ट इन रीडिंग द बुक। जो किताब पढ़ते हैं क्योंकि पठन विकार होता है इनको प्रॉब्लम होती है और अक्षरों से परिचित नहीं होते, सेंटेंस में मन नहीं लगता इनमें पढ़ने का, क्योंकि मस्तिष्क में कुछ अलग ही चलता रहता होता है। नेक्स्ट है कि संख्याओं को क्रमवार याद रखने में समस्या, जब पढ़ेंगे नहीं तो सीधी सी बात है चाहे किसी भी चीज को पढ़ना हो, चाहे संख्याओं को पढ़ें चाहे किसी चीज को लिखे हुए, तो एक प्रकार का उनमें प्रॉब्लम ही होती है। नेक्स्ट है कि दूसरों की बात को समझने में कठिनाई होती है, कोई बात बोल रहा है तो उसको समझ नहीं पाएंगे, वो किसी भी कंटेक्स्ट में हो। और नेक्स्ट है कि लिखित एवं मुद्रित सामग्रियों को व्यवस्थित कर पढ़ने में कठिनाई, यानी कि जो हमारे पास जो प्रिंटेड मटेरियल होता है और रिटन में जो मटेरियल होता है उसको एक तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाते ये लोग, उनको प्रॉब्लम होती है, सीक्वेंस नहीं बना पाते उनका, क्योंकि विभिन्न प्रकार की समस्याएं लर्निंग डिसेबिलिटी में पाई जाती हैं जो अधिगम में पूरी तरीके से प्रभाव अपना छोड़ती हैं। आइए अब नेक्स्ट टाइप्स देखते हैं जो है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया इसके बारे में हम जानते हैं, इसके अंतर्गत बालक में लेखन संबंधी कमी दिखती है, यानी कि
बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या जब भी आपको जरूरत पड़े तो सवाल आता है ऐसा कि एक ऐसा बालक जिसको किसी शब्द को लिखने में समस्या आ रही है या किसी का नाम है उसको गलत लिख दे रहा है, तो वो कौन सी अधिगम अक्षमता के प्रकार में आएगा? तो वो आता है डिस्ग्राफिया में। तो आइए इसके बारे में और भी विशेषताएं जानते हैं इसकी, जिसमें सबसे पहला है कि सोचने वाली बातों को लिखने में समस्या, यानी कि जो थिंक करता है, जो भी बात दिमाग में आती है उनको लिख नहीं पाता, क्योंकि लिखने में ही तो इनको प्रॉब्लम है। विभिन्न प्रकार की जो मात्रात्मक त्रुटियां हैं, विभिन्न प्रकार के जो लेखन में कमियां हैं, वो सारी चीजें इनमें दिखती हैं। वर्तनी में समस्या, यानी कि जो स्पेलिंग होती है, मान लीजिए इंग्लिश में लिखना है कलम या पेन या किसी का नाम, तो उसमें कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर कौन सा अक्षर लगेगा, उनको सेट करने में समस्या होती है। नेक्स्ट है शब्दों को पूरा ना कर पाना, यानी डोंट कंप्लीट ऑफ वर्ड। एक वर्ड लिखने को दे दोगे तो पूरी तरीके से उसे नहीं लिख सकते हैं, कोई ना कोई उन्हें छोड़ ही देते हैं। नेक्स्ट है वाक्य को पूरा ना कर पाना, कोई वाक्य लिखते हैं तो भी समस्या होती है इनको। नेक्स्ट है शब्दों के अक्षरों को पलट देता है, जैसे कमल को कलम लिखना, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि इन दोनों का मतलब क्या है, इसलिए वो कुछ भी लिख देता है। जैसा कि हम लोग, एक सामान्य व्यक्ति जानता है कि कमल का मतलब एक फूल से रिलेटेड है और कलम का मतलब एक लिखने से कलम से रिलेटेड है, जो पेन से रिलेटेड है, लेकिन उसे इस चीज को अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है। और नेक्स्ट है अपनी बातों या बीती घटनाओं को लिखकर व्यक्त करने में समस्या। जो भी चीजें पुरानी उसके जीवन में घट चुकी हैं या जो भी चीजें उसे दिमाग में आती हैं, तो उसको प्रॉब्लम होती है कि उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों एवं छोटे अक्षरों के प्रयोग में समस्या, जो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर होते हैं इंग्लिश वाले, उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर इंग्लिश की एक जो नोटबुक आती है जिसमें लिखना होता है कि ई कितने लाइन में बनेगा, तो वो सब बनाने में भी बड़ा इनको दिक्कत होता है। और नेक्स्ट है श्याम पट्ट या किताब से नकल करने में समस्या। सीधी सी बात है, चाहे श्याम पट्ट हो चाहे किताब हो, यानी जो ब्लैक बोर्ड हो, यानी श्याम पट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, कोई भी हो, कहीं से भी कुछ लिखा हो, तो जब लेखन प्रॉब्लम है तो कहीं से भी लिखने में भी इनको प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट टाइप जानते हैं, वह है डिस्कैलकुलिया। यानी कि डिस्कैलकुलिया मतलब क्या होता है इसमें? इसमें बच्चा गणितीय संबंधी गलतियां करता है, जैसे अंकों को उल्टा लिखना, 6 को 3 लिखना, या कभी कभी 6 को 9 भी लिखना, दो अंकों की संख्या को भी पलट देता है, जैसे 36 को 63 लिख देता है। इसी में एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 69 को 96 लेगा या 96 को 69 लिख देगा, क्योंकि इसको जो कॉन्सेप्ट होता है अंकों का वो क्लियर नहीं रहता, इस कारण से इसको समस्याएं आती हैं। तो गणितीय गणना करने में भी इनको समस्या रहती है, जोड़ घटाव गुणा भाग, संख्याओं को क्रम से लिखना, ये सारी समस्याएं इसमें दिखती हैं। आगे थोड़ा सा इसकी विशेषताओं के बारे में और हम चर्चा करते हैं, जैसे कि अनुपात, प्रतिशत और ब्याज को करने में समस्या, यानी कि जो हमारा रेशियो होता है, परसेंटेज होता है, इंटरेस्ट होता है, इन सबको कैसे निकाले, इनका रूल क्या है, किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, इन सब में समस्या होती है। कितने पैसों का कितने रुपए, कितना प्रतिशत हो गया, कितना अनुपात होगा, एक साल का या एक महीने का कितने रुपए में कितना ब्याज बनेगा, ये सब जोड़ने घटाने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। पैसे के लेन देन में समस्या होती है, यानी कि कभी भी ये किसी के सामने लेन देन नहीं कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये अंकों को और किसी तरीके के हाव भाव को, हाव भाव का मतलब है कि यानी कि पैसे के लेन देन के व्यवहार को नहीं समझ पाते हैं कि किस क्षेत्र में कितना क्या लगना है। गणित के सूत्र याद करने में समस्या होती है, क्योंकि इनको जब नंबर ही नहीं पता तो रूल को भी याद करने में समस्या होती है। थोड़ा सा ये मेंटली पूरी तरीके से फिट नहीं रहते और एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, एक प्रकार का डाउटनेस चलता रहता है, यही होगा नहीं होगा। तारे जमीन पर मूवी देखिए, उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखाया गया उसमें। नेक्स्ट है संख्याओं को क्रमवार ना गिन पाना। जैसे हम लोग, एक सामान्य बच्चा गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन इनको प्रॉब्लम होगी, ये कैसे गिनेंगे? इनको प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है 1 2 3 5 9 10 8 ऐसे, यानी कि उनको छोड़ भी दे सकता है।
तो ऐसे डिस्कैल्कुलिया प्रॉब्लम होती है, यानी कि जितनी भी गणना होता है उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो वो किस प्रकार में आएगा, डिस्कैल्कुलिया में। अब हम नेक्स्ट जानते हैं डिस्पैक्सिया। डिस्पैक्सिया का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। यह विशिष्ट अधिगम अक्षमता, जो ये विशिष्ट अक्षमता है जो गामक कौशल विकास में कमी। गामक कौशल क्या होता है, जो हमारा मोटर स्किल होता है उसकी विकास में कमी को दर्शाता है, उसका डेवलपमेंट नहीं सही से हो पाता है, क्योंकि हमारा गामक कौशल भी हमारे लर्निंग में बहुत प्रभावी होता है, बहुत भूमिका निभाता है। हमारा मोटर स्किल, जैसे कि हमारे हाथ की उंगलियां हो गई, अगर बेटर नहीं है तो हम लिख नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो विशेषताएं हम आगे जानेंगे। यह बच्चों के सूक्ष्म गामक कार्यों के नियोजन एवं पूर्ण करने में कमी को दर्शाता है। जो ग्रॉस मोटर है, फाइन मोटर है, इन सब में भी दिक्कत होता है इसे। जिसमें विभिन्न साधारण गामक क्रिया जैसे हाथ हिलाना। हाथ हिलाने का मतलब ऐसे नहीं कि हाथ फालतू में हिला रहा है, यानी बिना मतलब का। हाथ हिलाने का मतलब है कि जैसे हम क्या करते हैं, एक उचित तरीके से कहाँ पर अपने हाथों को एक अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट यूज करते हैं, और ये किसी भी तरीके से इनको प्रॉब्लम होती है ब्रश करने में, क्योंकि इनका मोटर स्किल सही नहीं होता है। बच्चों में इसकी कमी के चलने तथा पलटने में समस्या दिखती है। इसमें निम्न समस्याएं देखने को मिलती हैं, यानी कि और भी बहुत सारी समस्याएं जो लर्निंग से रिलेटेड हम देखेंगे, जो किस तरीके से डिस्पेक्सिया में प्रॉब्लम्स होती हैं। जिनमें आंख के संचालन में कमी, जैसे पूरे सिर को घुमाकर देखना। जब भी देखते हैं तो पूरे हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा भी सिर को मोड़ लेते हैं, थोड़ा सा भी सिर को मोड़ लेते हैं तो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं इधर उधर की। अब ये क्या करते हैं, पूरा घुमाते हैं। तो सोचिए, जब किसी किताब को पढ़ना होगा या किसी ब्लैक बोर्ड को देखकर पढ़ना होगा तो कितनी प्रॉब्लम होगी इनको। नेक्स्ट है बर्तनों में भोजन करने तथा पीने के लिए कप पकड़ने में समस्या, क्योंकि मोटर स्किल प्रॉब्लम है। और जब कप नहीं पकड़ पाएगा, भोजन करने की थाली नहीं पकड़ पाएगा, तो पेन कैसे पकड़ पाएगा। सीधी सी बात है कि बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति का मोटर स्किल अच्छा हो, वो भी फाइन मोटर हो, तब बहुत अच्छा। नेक्स्ट है चलने, कूदने, उछलने, गेंद फेंकने एवं पकड़ने में तथा गाड़ी चलाने में समस्या होती है। अब सोचिए इन सबको क्यों लिया गया है इसमें। जितना व्यक्ति चलता है, कूदता है, उछलता है, गेंद फेंकना, यानी कि जो एक्टिविटीज होती है फिजिकल, अगर एक व्यक्ति फिजिकल रूप में, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से फिट नहीं रहेगा तो भी वो अच्छी तरीके से लर्निंग नहीं कर सकता। तो लर्निंग हमारी सभी क्षेत्रों से रिलेटेड है। लर्निंग का मतलब ये नहीं कि हमारा माइंड सही है हम कुछ भी कर सकते हैं। माइंड सही है, ठीक है, हमारा हाथ काम नहीं कर रहा, कैसे हम लर्न करेंगे। बहुत सारी चीजों में हमारे हाथ की उंगलियों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है भाषा एवं वाणी के प्रयोग में देरी। सीधी सी बात है, जब हम यूज नहीं कर पाएंगे बहुत सारी चीजों का, तो हम हो सकता है कि कई सारे क्षेत्रों में लैंग्वेज स्पीच में देरी हो जाती है। आंख और हाथ का तालमेल ना होना। मान लीजिए जब लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उस समय प्रॉब्लम होती है। हमारा हाथ कहीं और उंगली होती है और आंख कहीं और होती है, और जिस भी तरीके से सारी गलतियां होती रहती हैं। बैग पैक करने में समस्या, स्कूल जाते हैं तो अपना सामान नहीं रख पाते क्योंकि उसको चैन खोलने में, क्योंकि मोटर स्किल जो उंगलियों का है वो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है स्पर्श संवेदना में असमंजसता, जैसे कपड़ा पहनने, बाल झाड़ने, नाखून काटने। अब संवेदना जो इनका होता है, स्पर्श जो जैसे कि टच सेंस होता है ना, उसमें भी बड़ा ये असमंजस रहता है इनका, सही तरीके से नहीं कर पाते, बड़ा दिक्कत होता है इन लोगों को। अब नाखून काटना इतना आसान बात थोड़ी है, हर व्यक्ति नाखून नहीं काट सकता है, क्योंकि अगर आपका मोटर स्किल सही नहीं है, आपकी उंगलियां सही नहीं है, तो आप नाखून की जगह उंगली काट लेंगे, तो आपको कहाँ क्या करना है, ये सारी चीजें भी प्रभाव डालती है। इसके अलावा दिशा का सही ज्ञान नहीं हो पाता इनको। हम उम्र बच्चों के साथ सामाजिक समायोजन में कमी होती है, क्योंकि वो एक नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, इनमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इनमें डर या विचित्र व्यवहार दिखते हैं, दूसरों के साथ करते हैं। नेक्स्ट है तैयार होने के कौशल में कमी, यानी कि रेडी होने में किसी भी क्षेत्र में तो समस्या होती है इनको। वाणी नियंत्रण, तीव्रता, वृत्ति एवं उच्चारण में ये सारी कमी दिखती है। इसके अलावा समन्वय की समस्या जो शारीरिक शिक्षा एवं खेल क्रियाओं में दिखती है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन है बहुत दिखती है, क्योंकि जब एक ग्रुप में बच्चा खेल रहा होता है तो अगर सामान्य प्रक्रियाएं सही से नहीं की जाती तो वो मानते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है। आइए हम नेक्स्ट जानते हैं टाइप्स डिसलेलिया। डिसलेलिया का क्या मतलब होता है, जैसे हकलाना या तुतलाना। हकलाना या तुतलाना का थोड़ा सा उदाहरण सहित हम समझते हैं। जैसे कौवा को तौवा बोलना,
ये कौवा को तौवा बोलने का मतलब है कि ये तुतलाना है, ना कि हकलाना। तुतलाना का मतलब होता है किसी चीज में क्या होता है, या जोड़ देना या घटा देना। मान लीजिए मैं अभी बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर ऐसे बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, ये तुतलाना हो जाएगा। और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है हकलाने का, यानी कि रुक रुक कर बोलना। जैसे मान लीजिए मैं अभी एक वर्ड बोलूं जैसे प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन, इतना देर लगता है, रुक रुक कर एक अक्षर को, एक वर्ड को पूरा मिलाने में टाइम लगता है बोलने में, या रुक रुक कर, तो उसे कहते हैं हम हकलाना। तो ये डिस्लेलियो प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, अधिगम अक्षम बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं, यानी कि जो एजुकेशनल नीड्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अभी तक हम लोग टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे अधिगम अक्षम बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं, यानी कि एजुकेशनल नीड्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो शिक्षा होती है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, और जब जीवन पर्यंत चलती है तो समाज का हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है, चाहे वो औपचारिक रूप से सीखे, चाहे वो अनौपचारिक रूप से, चाहे निरौपचारिक रूप से। तो इसी बीच हमारे जो समाज है उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं मौजूद रहती हैं, चाहे वो भाषाई विभिन्नता हो, सामाजिक विभिन्नता हो, सामाजिक आर्थिक स्तर की विभिन्नता हो, लिंग विभिन्नता हो, सांस्कृतिक विभिन्नता हो, या विकलांगता विभिन्नता, यानी कि हम इनको इंग्लिश में भी जान लेते हैं, जैसे कि लैंग्वेज डिफरेंसेस दिखते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंसेस दिखते हैं, जो जेंडर डिफरेंसेस दिखता है, इसके अलावा, या डिफरेंसेस कह सकते हैं, डाइवर्सिटी कह सकते हैं, इसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी या डिफरेंसेस दिखता है, या यानी जो डिसेबल्ड, जो विकलांगता डिफरेंसेस या डाइवर्सिटी दिखती है। तो वर्तमान में ये सभी क्या है, अपनी चरम सीमा पर है, ये सभी विभिन्नताएं हमारे समाज में पाई जाती हैं और बहुत ही जोर शोर से हैं। तब 2016 में एक विकलांगजन अधिनियम अधिकार बना था, जिसको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 कहते हैं, जिसमें 21 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है, और उन्हीं में से लर्निंग डिसेबिलिटी भी एक उसका प्रकार है। जो 21 प्रकार की विकलांगताएं हैं उसमें अधिगम अक्षमता भी शामिल है। तो अधिगम अक्षमता से ग्रसित बच्चों के लिए भी उसमें शिक्षा के समान अवसर, पूर्ण भागीदारी और अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है, कि इनको भी वही अधिकार दिया जाना चाहिए जो सभी विकलांगताओं को दिया जाता है। जिनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम जो चर्चा करेंगे अधिगम अक्षम बच्चों की, जो 21 प्रकार की विकलांगताओं में शामिल है। अधिगम अक्षमता अभी तक अन्य जितने भी एक्ट हैं उनमें शामिल नहीं किया गया है। यही एक ऐसा अधिनियम है जिसमें अधिगम अक्षमता जैसी विकलांगता को, दिव्यांगता को शामिल किया गया है। इसमें जो सामान्य सीखने की कमी होती है वो पाई जाती है, क्योंकि सामान्य बच्चे बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, और सामान्य बच्चों में और इनकी जो आवश्यकताएं होती हैं दोनों में अंतर होता है। इसलिए माना जाता है कि जो एजुकेशनल नीड्स होंगी वो अंतर होगा एजुकेशनल नीड्स में भी। तो विभिन्न प्रकार के मानव संसाधन भी होते हैं इस क्षेत्र से संबंधित, जो इनको शिक्षा प्रदान करने में, आवश्यकता आधारित शिक्षा या अनुकूलित शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनके उचित शैक्षिक विचार तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर वो अनुकूलन कैसे करना है वो सभी जानते हैं। तो आइए हम अब जानते हैं पॉइंट वाइज किस तरीके से अधिगम अक्षम बच्चों की आवश्यकताएं हैं, किस तरीके से शैक्षिक आवश्यकताएं हैं अधिगम अक्षम बच्चों की, जानते हैं। जिनमें सबसे पहला है कि उचित कक्षा व्यवस्था, खासकर ये चाहे नॉर्मल हो या कोई डिसेबल चिल्ड्रन हो या किसी भी प्रकार का क्लास हो, उसमें ये बहुत जरूरी होता है कि एक अप्रोप्रिएट क्लासरूम मैनेजमेंट, वहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट, वहाँ की खिड़कियाँ, वहाँ के लाइट, वहाँ के वेंटिलेशन किस तरीके का है, इसके अलावा वहाँ का सफोकेशन किस तरीके का, सारी व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। बैठने का किस तरीके से व्यवस्था है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो विद्यार्थियों का जो रेडीनेस नहीं होगा, विद्यार्थी लर्निंग नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। कक्षा व्यवस्था एक माना जाता है कि बहुत अच्छी सिचुएशन होती है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, एक लर्निंग इन्वायरमेंट कहा जाता है।
और जितना अच्छा वातावरण होगा उतना अच्छा बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है समायोजन की आवश्यकता। अब समायोजन कैसे? उस क्लासरूम में समायोजन, भाषाई समायोजन, जो एक शिक्षक पढ़ाते हैं किस तरीके से उनमें समायोजन कर सकते हैं, जो भाषा का यूज होता है किस तरीके से उनमें एडजस्टमेंट किया जा सकता है, किस तरीके से उनको मौका देंगे हमारे क्षेत्र में, तो उनको हर जोड़ना अपने साथ, एडजस्ट करना, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हमें उनकी आवश्यकताओं को समझना जरूरी है। वैसे भी चाइल्ड सेंटर्ड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है, वो बताती है कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को, रुचियों को, उनकी योग्यताओं को ध्यान में रखना, डिफरेंसेस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है कार्य को छोटे रूप में देना। ये उनकी आवश्यकताएं हैं कि हमें इस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाए। हम क्या करते हैं, जब भी वर्क देते हैं, कोई काम देते हैं, तो बच्चों को दे देते हैं 10-10 पेज लिखने के लिए, असाइनमेंट लिख लाओ, लेकिन उनको हम छोटे रूप में देंगे। क्यों? क्योंकि वो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, अधिगम में उन्हें समस्या होती है। यदि बहुत ज्यादा दे देंगे तो वो उसको देख करके ही परेशान हो जाएंगे और फिर करेंगे ही नहीं। इसलिए टास्क फॉर्म में देना चाहिए, छोटे छोटे स्मॉल फॉर्म में। नेक्स्ट, अनुकूलित भाषा का प्रयोग, यूज ऑफ एडॉप्टिव लैंग्वेज। कैसे? जैसे बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल लैंग्वेज होती हैं, उनको हम किस तरीके से यूज करते हैं उनके सामने बढ़िया समझ सके, क्योंकि हम रीजनल लैंग्वेज भी यूज करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो वो समझ नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे कठिन वर्ड होते हैं, जब हम अपने लेसन्स को पढ़ा रहे होते हैं, उनमें ऐसे ऐसे कठिन वर्ड आते हैं जिनको हम शब्दार्थ कहते हैं, और फिर एक शिक्षक उनको किस तरीके से एक बेहतर अनुकूलन के थ्रू विद इमेज उनको समझाता है। नेक्स्ट है कार्य को करने के लिए अधिक समय देना। बिल्कुल, कार्य को करने के लिए अधिक समय इसलिए देना क्योंकि वो जल्दी नहीं कर पाएंगे, उनको समझने में ही बहुत टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए उनके लिए। नेक्स्ट है शिक्षकों का सकारात्मक दृष्टिकोण, जो कि बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ टीचर, वो चाहे वो उनकी नीड्स है कि हमें एजुकेशन में ये सब मिले, क्योंकि शिक्षक जितना सकारात्मक होगा उतने अच्छे से उसको सकारात्मक तरीके से उसकी आवश्यकताओं को समझ पाएगा, उसकी विशेषताओं को समझ पाएगा, और जो विद्यार्थियों की विशेषताओं को सही तरीके से समझ लेगा तो एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है, बेहतर प्लानिंग कर सकता है उनके एजुकेशन के लिए, किस तरीके से उनको देना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ये जानकारी अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण। बिल्कुल, जो मैनेजमेंट होता है, जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो हमारा इंस्टीट्यूट होता है, उन सब का भी विद्यार्थियों के प्रति, जो लर्निंग डिसेबल्ड के प्रति, चिल्ड्रन के प्रति बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो ट्रेनिंग देना चाहिए, ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जब तक सभी का प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक जो डिसीजन है, जो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम उनको एजुकेशन या लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए, वो नहीं हो पाएगा, जो कि उनकी आवश्यकता है। नेक्स्ट है उचित शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी होती हैं। आजकल क्या करते हैं, हम शिक्षकों को कोई भी वीडियो दिखा देते हैं, कोई भी चित्र दिखा देते हैं, जबकि गलत है। हमें कंटेक्चुअल वीडियो और चित्र को, मॉडल्स को बच्चों के सामने रखना चाहिए, क्योंकि लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, वो जल्दी किसी चीज को समझ नहीं पाता, तो उसको बहुत ही फ्लेक्सिबल और जो एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी और उचित कंटेंट होता है उनको प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि वो चित्रात्मक तरीके से भी समझते हैं, नेचुरल चीजों को जल्दी समझते हैं वो, इसलिए उचित तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि सामान्य तथा क्षेत्रीय भाषा में वार्तालाप। जब भी बच्चों से वार्तालाप करें या कम्युनिकेशन करें, जिसको हम लोग हिंदी में संप्रेषण भी कहते हैं, संचार भी कहते हैं, वार्तालाप भी कहते हैं, तो जब रीजनल लैंग्वेज में करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अत्यधिक जो खड़ी बोली है उस तरीके की भाषा शुरुआत में बच्चे नहीं जानते हैं, और हमारी ये शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि बच्चों की आवश्यकताओं को समझे। नेक्स्ट है उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड। हमारी शिक्षण विधियां बहुत सारी होती हैं, कभी कभी हम करके सिखाते हैं, कभी कभी व्याख्यान विधि से। इन बच्चों को व्याख्यान विधि बिल्कुल नहीं,
हम क्या करें, इनके साथ एडजस्टमेंट होकर, कोऑर्डिनेशन करके, एक बेहतर समायोजन के द्वारा इनको हम सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है उचित शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, जैसे कि हम लोग टीएलएम जो यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, उसका उचित प्रयोग अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंटेंट, अकॉर्डिंग टू लेसन हमें यूज करना चाहिए। स्वतंत्रता प्रदान करना, प्रोवाइड इंडिपेंडेंसी, मतलब उन्हें स्वतंत्र कार्य करने के लिए भी हम मौका दें। ऐसा नहीं है कि जो हम हमेशा कहें नहीं यही करो यही करो यही करो, तो ये भी संभव नहीं है। जबकि उनके लिए बहुत आवश्यक होता है कि उन्हें भी फ्री मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है और उनकी ये नीड है। नेक्स्ट है आवश्यक तथा लचीले तरीके से कौशलों को सिखाना, यानी कि जो एक नीड बेस्ड और बहुत ही फ्लेक्सिबल वे में स्किल को उनको टीच करना, जिससे वो सीख सके। आप देखिए, जब तारे जमीन पर मूवी थी, इसी से बनी थी लर्निंग डिसेबल्ड के ऊपर, तो किस तरीके से बच्चा कोई काम नहीं करना चाहता था, नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन वो फ्लेक्सिबल वे में जब आमिर खान जो हीरो था उसमें अपनी एक्टिविटी की और उसको मौका दिया, तो बेहतर कितनी अच्छी पेंटिंग करके लाया था वो। तो आप उसे देखिए, एक बार समझ में आएगा। नेक्स्ट है कार्य को खुद से करने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेटिंग योरसेल्फ टू डू द वर्क, यानी कि स्वयं से कैसे करे वो, क्योंकि जब खुद से करेगा तो उसके पास विभिन्न प्रकार के विचार, विभिन्न प्रकार के इनोवेशन होंगे, और खुद का जब करेगा तो उसको भी सीखने में अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम अनुकूलन, यानी कि करिकुलम एडॉप्टेशन। टोटल एडॉप्टेशन बहुत जरूरी है। जब क्योंकि हमें उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। ये सारी एक लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन की आवश्यकताएं हैं। इस तरीके की व्यवस्था उन्हें चाहिए, तभी वो लर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि करिकुलम एडॉप्टेशन यानी कि पाठ्यक्रम में सब चीजें समाहित है। शिक्षक कौन होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, कहाँ पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ये पाठ्यक्रम ही हमें बताता है। कैसे कंटेंट होंगे, क्योंकि बच्चा समाज में रहता है तो हमें समाज को भी ध्यान रखना है, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता को भी ध्यान में रखना है, उसकी योग्यता को भी ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल है। तो ये था हमारा एजुकेशनल नीड्स ऑफ लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रेन। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, पसंद करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाइए, ताकि जो न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और एक बेहतर जानकारी से आप रूबरू हो सकें। साथ ही शेयर भी करिए। शेयर करेंगे तो अन्य दोस्तों को भी आपकी जानकारी होगी, वो भी सीख सकेंगे।